नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश बड़ाना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस सोशल मीडिया हैंडल पर। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था वाला जो टॉपिक था उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ही एक नया टॉपिक स्टार्ट लेंगे। वह लेंगे राजस्थान की जनसंख्या। कौन सा टॉपिक लेंगे? वह लेंगे हम राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या, इस टॉपिक की बात करें तो यह एक ऐसा टॉपिक है जो फोर्थ है ना, फोर्थ ग्रेड की भर्ती से लेकर के आरएएस, आईएएस, यूपीएससी, आरपीएससी जो भी भर्तियां कराने वाली एजेंसी है उन सभी में यह टॉपिक जो है वो समाहित किया जाता है। इसको जनसंख्या नाम दे सकते हैं या इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है जनगणना। जनगणना। देखिए, जनगणना की बात करें या जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान संदर्भ में देखें तो 2011 की जनगणना जो है उसी के आंकड़े पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2021 में जो जनगणना होनी थी वह कोरोना के कारण स्थगित हो गई थी। उसके आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हो पाए और हो सकता है जो जनगणना का कार्य हो वो डिजिटली रूप से किया जाएगा। इस वजह से अभी तक जो कार्य है वो भी पूरा नहीं हो पाया है। तो जो आंकड़े वर्तमान संदर्भ में पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं 2011। कौन सी जनगणना के? जनगणना 2011 के आंकड़े जो है वो पूछे जाते हैं और यह सभी भर्तियों में कॉमन टॉपिक रहता है और 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस बिंदु से उठाए जाते हैं। आप कोई सी भर्ती देख लो, उसमें आपको 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल सकते हैं। आंकड़ों को याद रखने वाला टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो न्यू जो ज्योग्राफी है अपडेटेड, उसको हमने स्टार्ट किया है। उसमें सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है वह लिया है राजस्थान की जनसंख्या वाला। इसको क्यों लिया है? इसका रीजन ये है कि यह एक मात्र टॉपिक बचा हुआ है जिसको आपको अपडेट के साथ पुराना भी याद रखना है ना। अपडेट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, 2021 के आंकड़े आएंगे तभी आपको अपडेट रहेगा। और बाकी जो है वो 50 जिले हो चुके हैं राजस्थान में, लेकिन 50 जिलों के आंकड़े वर्तमान संदर्भ में आपको मिलेंगे नहीं। वह जो आंकड़े मिलेंगे वह जो अगली जनगणना होगी उसी में आएंगे। तो आपको 33 जिलों के हिसाब से ही इस टॉपिक को याद रखना है, इसलिए हम इस टॉपिक को सबसे पहले आपको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यह एक कारण है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, बात करते हैं जनसंख्या की। किसकी? जनसंख्या। आप जानते होंगे जनसंख्या को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? जनसंख्या को अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? पॉपुलेशन। जनसंख्या टॉपिक डाल लीजिए, अंग्रेजी में बोल दो इसको पॉपुलेशन। POPULATION, पॉपुलेशन। बोर्ड जो है थोड़ी नेटवर्क इश्यू की समय से समस्या कर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है। चलिए, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की देखिए परिभाषा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को इतने डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें आपको कहीं से कोई बुक का संदर्भ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी अन्य जगह से आपको इसको देखने की जरूरत है। अगर एक बार इस टॉपिक को यहाँ से आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो जनसंख्या की बात करें तो परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा है किसी निश्चित अवधि में, किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष पर या स्थान विशेष पर निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। तो लिख लीजिए इस परिभाषा को। परिभाषा है किसी निश्चित अवधि में या निश्चित समय में, निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र अथवा स्थान विशेष पर
स्थान विशेष पर निवास करने वाले लोगों की संख्या निवास करने वाले लोगों की संख्या, थोड़ा बोर्ड स्टार्ट किया इस वजह से थोड़ी समस्या कर रहा है, लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष पर निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। और जनसंख्या का जो निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाता है, जनगणना के आधार पर किया जाता है। इसलिए हम जनगणना वाला बिंदु पढ़ते हैं या इसको जनसंख्या का नाम भी दे सकते हैं। लिख लीजिए, जनसंख्या का निर्धारण जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है। आधार पर किया जाता है। जनसंख्या का जो निर्धारण किस आधार पर किया था, जनगणना के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं जनगणना की। तो देखिए, विश्व में जो प्रथम जनगणना हुई थी वह स्विट्जरलैंड में की गई थी, है ना। विश्व की प्रथम जो जनगणना है वो कहाँ पर की गई थी, स्विट्जरलैंड में की गई थी। 1749 ईस्वी में विश्व की प्रथम जनगणना हुई थी। ये भारत को हम आएंगे, अभी भारत में आएंगे, लेकिन विश्व के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो विश्व में प्रथम जो जनगणना है वो 1749 में स्विट्जरलैंड में हुई थी, जबकि विश्व की जो आधुनिक जनगणना है वो 1790 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी, यूएसए में की गई थी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है ना। लिख लीजिए, विश्व में प्रथम जनगणना 1749 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो विश्व की प्रथम जो जनगणना कहाँ पर हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और कब हुई थी, 1749 में। जबकि विश्व में आधुनिक जो जनगणना है वो 1790 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, अमेरिका यूएसए में हुई थी। तो इस बात को भी लिख लीजिए, विश्व में प्रथम आधुनिक जनगणना, मॉडर्न आधुनिक जनगणना 1790 में कहाँ पर हुई थी, 1790 ईस्वी में यूएसए में हुई थी। यूएसए में हुई थी। तो विश्व की प्रथम आधुनिक जो जनगणना है वो 1790 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, यूएसए में हुई थी। बात करें भारत में, तो भारत में जनगणना का जो प्राचीनतम उल्लेख है वह चाणक्य रचित एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें मिलता है। चाणक्य द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें मिलता है। तो लिख लीजिए, भारत में जनगणना का प्राचीनतम उल्लेख, भारत में जनगणना का प्राचीनतम उल्लेख चाणक्य रचित
अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है ना। तो भारत में जनगणना का जो प्राचीनतम उल्लेख है किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है। और ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, यह चाणक्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, है ना। चाणक्य कौन थे आप जानते हैं, मौर्य काल में इनका नाम आता है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो जनगणना का कार्य है वो किस लिए कराया जाता था, वो कर आरोपित करने हेतु जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रहण किया जाता था, है ना। तो जनगणना का कार्य जो है वो क्यों कराया जाता था, तो अर्थशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो लोग हैं, जनसंख्या जितनी लोगों की होगी उन पर कितने लोग ऐसे हैं जिन पर कर आरोपित किया जा सकता है, उनकी संख्या को जानने के लिए जनगणना के आंकड़े जो है वो एकत्रित की जाती थी। ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। तो लिख लीजिए अर्थशास्त्र के अनुसार, इसमें लिख लीजिए इसी लाइन में ना, अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार कर आरोपित करने के लिए, कर आरोपित करने के लिए जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रहण किया जाता था। कर आरोपित करने के लिए, और एक कार्य और था नीति निर्माण करने के लिए, नीति निर्माण करने के लिए जनसंख्या के आंकड़ों को संग्रहित किया जाता था। जनसंख्या के आंकड़ों को संग्रहित किया जाता था। तो मौर्य काल में जो चाणक्य थे उनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में कहा गया है कि कर आरोपित करने के लिए और नीति निर्माण करने के लिए जनसंख्या के आंकड़ों का जो संग्रह किया जाता था, है ना। तो ये प्राचीनतम भारत में उल्लेख मिलता है चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में। उसके बाद मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में एक ग्रंथ लिखा गया था अबुल फजल द्वारा, आईने अकबरी। आईने अकबरी नामक ग्रंथ में भी जनगणना का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो अगले पेज पे लिख लेते हैं इस बात को। लिखिए मुगल काल में अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी ग्रंथ में भी आईने अकबरी ग्रंथ में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, मध्यकाल में और मौर्य काल में भारत के। और विश्व की बात आपने कर ली। विश्व में प्रथम जो जनगणना है वो 1749 में कहाँ पर हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। जबकि विश्व की आधुनिक जो जनगणना है वो कहाँ पर हुई थी, विश्व की आधुनिक जनगणना 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में भारत की बात की हमने। अब बात करते हैं राजस्थान की।
राजस्थान में जो है वो जनगणना के आंकड़े जो है वो मूणुत नैन्सी द्वारा बूंदी राज्य में जो है वो जनगणना के आंकड़े जो है एकत्रित किए गए थे। हालांकि राजस्थान के बारे में ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आधुनिक भारत में प्रथम जो जनगणना है वो कब हुई थी और कब से किसके काल में स्टार्ट हुई थी, ये आंकड़े जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में ऐसा कोई उल्लेख अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कोई भी तथ्य हो। तो भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में, आधुनिक जो भारत है उसमें प्रथम जनगणना जो है वो 1872 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करवाई गई थी, ब्रिटिश काल के समय। ठीक है ना, लेकिन वह जो जनगणना थी वो 10 की जनगणना नहीं थी। भारत की प्रथम जो 10 की जनगणना हुई थी वो 17 फरवरी 1881 ईस्वी में की गई थी। गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में भारत की प्रथम 10 की जनगणना करवाई गई थी। 1881 की जो जनगणना थी वो भारत के आधुनिक जनगणना के इतिहास की प्रथम व्यवस्थित और 10 की जनगणना थी। ठीक है ना, जबकि राजस्थान में प्रथम जनगणना और या प्रथम 10 की जनगणना जो है वो कब करवाई गई थी, 1901 ईस्वी में, है ना। भारत की प्रथम जनगणना तो जो हुई थी वो हुई थी 1901 में, लेकिन भारत की 10 की जनगणना, सॉरी, राजस्थान की प्रथम जनगणना हुई थी 1901 ईस्वी में, जबकि राजस्थान की 10 की जनगणना कब होगा, इसके 10 वर्ष बाद होगी, तो वो होगी 1911 ईस्वी में। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखना। तो इन बातों को भी लिख लेते हैं, चलिए, है ना, लिखिए। आधुनिक भारत में प्रथम जनगणना, लिखिए, आधुनिक भारत में प्रथम जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करवाई गई थी। लॉर्ड मेयो, आधुनिक भारत में प्रथम जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के काल में हुई या शासन काल में करवाई गई थी, कुछ भी लिख लो, काल में हुई थी। लेकिन यह जनगणना कैसी नहीं थी, 10 की जनगणना नहीं थी। 10 की जनगणना कब हुई थी, 17 फरवरी 1881 को करवाई गई थी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लिख लीजिए, भारत की प्रथम व्यवस्थित और 10 की जनगणना भारत की प्रथम व्यवस्थित और 10 की जनगणना व्यवस्थित और 10 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को को गवर्नर जनरल, उस समय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड जो शब्द है इनका एक संबोधन हुआ था, सम्मान के लिए ये बोला जाता है लॉर्ड शब्द, ना। लॉर्ड रिपन के काल में करवाई गई थी, के काल में करवाई गई थी। तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में होती है, जबकि भारत की प्रथम 10 की जनगणना वो है गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के काल में होती है 17 फरवरी 1881 को। ठीक है, 1881 की जो जनगणना थी वो भारत के आधुनिक जनगणना के इतिहास की प्रथम 10 की जनगणना अव्यवस्थित जनगणना थी, जबकि राजस्थान में प्रथम 10 की या व्यवस्थित जनगणना जो है वो कब होती है, 1901 में करवाई गई थी। नोट लिख लीजिए,
यहीं पे लिख लीजिए नोट लगा के। राजस्थान में प्रथम जनगणना (1901) ईस्वी में करवाई गई थी। 1901 ईस्वी में करवाई गई थी। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम जो जनगणना है वो कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। देखिए ब्रिटिश भारत में जनगणना जो है वो 1872 में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन राजपूताने में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा राजपूताने में देसी रियासतों का शासन था, इसलिए यहाँ पर जनगणना का कार्य जो है वो ब्रिटिश भारत के समय स्टार्ट नहीं करवाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो 1911 की जो जनगणना थी, वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर देखें तो एक पद्धति आती है, सांगोपांग पद्धति पर करवाई गई थी। कौन सी पद्धति? सांगोपांग पद्धति। जबकि जनगणना 1931 की जनगणना जो थी वो डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी, है ना, ये पद्धति पूछ ली जाती है। जबकि 1941 की जो जनगणना थी वो डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। ठीक है ना। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जनगणना की जो कार्यप्रणाली निर्धारित हेतु एक अधिनियम लाया गया था 1948 में। उस अधिनियम के आधार पर भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के नाम से जिसे जाना गया था, उस अधिनियम के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना को संघ सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 पर जिसे क्या कर दिया गया? सूचीबद्ध कर दिया गया। उसके बाद में 1948 जो भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 लाया गया था, उसके तहत भारत में जो जनगणना करवाने का उत्तरदायित्व है वो किसको सौंप दिया गया? गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। और उसके अधीन एक महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय को इसका कार्य दे दिया गया कि ये अब आप ही क्या करवाओगे? जनगणना का कार्य करवाओगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना हेतु जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाने लगी, और जनगणना आयुक्त जो है वो क्या करवाने लगा? भारत की जनगणना का कार्य करवाने लगा। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आप जानते हैं किससे बनाया गया था? डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन को बनाए गए थे। ये भारत डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। और राज्य स्तर पर जनगणना का कार्य जो देखते थे वो जनगणना आयुक्त के अधीन ही, मतलब उनकी सहायता के लिए एक निदेशक की क्या की जाती थी? नियुक्ति की जाती थी। और जिला स्तर पर जनगणना का जो कार्य है वो कौन देखते थे? जनगणना अधिकारी, या जिससे हम जिला कलेक्टर कह सकते हैं। जिला कलेक्टर के अधीन जिलों में जो कार्य है वो जनगणना कार्य होता था। ठीक है ना। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना। तो इन बातों पर एक एक से बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। चलिए लिख लीजिए, सन 1911 की जनगणना सन 1911 की जनगणना वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सांगोपांग पद्धति द्वारा करवाई गई थी। सन 1911 की जनगणना सीधा लिख लीजिए आप, है ना, सांगोपांग ये नाम पूछे जाते हैं, याद रखना। सांगोपांग पद्धति पर करवाई गई थी। ठीक है, आप 3 बिंदु याद रखना, 1911, 1931 और 1941, है ना, तीनों के नाम पूछे जाते हैं। लिख लीजिए, सन 1931 की जनगणना डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। कौन सी पद्धति? डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। उसके बाद में 1941 की जनगणना जो है वो डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। इस बात को लिख लीजिए, सन 1941 की जनगणना
जनगणना डिफेक्टो कम डिजूरे, डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। कौन सी पद्धति पर? डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। तो 1911, 1931 और 1941 की ये बात याद रखना। अब आप एक अधिनियम याद रखना 1948 का, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948। देखिए होता क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में यह भार आया कि अब जनगणना का कार्य कौन करवाएगा। उस समय तो गवर्नर जनरल के अधीन ये सब कार्य होता था और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का पद लाया गया। तो अब मुद्दा बनता है कि जनगणना जो है अब कौन करवाएगा। तो स्वतंत्रता के पश्चात जनगणना का कार्य देखने हेतु या करवाने हेतु 1948 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसे किस नाम से जाना गया? भारतीय जनगणना अधिनियम 1948। और इस अधिनियम के तहत कहा गया कि जनगणना का जो कार्य है वह पहले तो इसको संघ सूची का विषय बना दिया गया। दूसरा कहा गया कि जनगणना का जो कार्य है वो गृह मंत्रालय करवाएगा और गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय दे दिया गया महापंजीयक का, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जनगणना आयुक्त को। उसके द्वारा यह कार्य करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो लिख लीजिए आप, लिखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जनगणना की कार्यप्रणाली निर्धारण हेतु भारत में जनगणना का कार्य करवाने हेतु करवाने हेतु 1948 में एक अधिनियम बनाया गया। 1948 में एक अधिनियम लाया गया, एक अधिनियम लाया गया जिसे भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाता है, जिसे भारतीय जनगणना अधिनियम उन्नीस सौ 48 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची क्रमांक 69 पर इसे क्या कर दिया गया? सूचीबद्ध कर दिया गया। लिख लीजिए, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को
संघ सूची का विषय बनाया गया। जनगणना को संघ सूची का विषय बनाया गया। ठीक है, आगे अगले पेज पर चर्चा करते हैं। और जिसे क्वेश्चन 1948 के तहत संघ सूची का विषय बना दिया और क्या कर दिया गया, 7वीं अनुसूची में क्रमांक 69 पे जैसे क्या कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया गया। ये काम की बात नहीं है, आप लिखना जरूरी नहीं है इसको। आगे भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एक कार्य और क्या किया गया, एक कार्य यह किया गया कि जनगणना का जो कार्य है वह गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय को सौंप दिया गया। तो लिख लीजिए, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना करवाने का उत्तरदायित्व जनगणना करवाने का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय को सौंप दिया गया। महापंजीयन इसका दूसरा नाम क्या है, एवं जनगणना आयुक्त जनगणना आयुक्त को सौंप दिया गया। ठीक है, देखिए इसकी एक कड़ी होती है ना, जनगणना का कार्य जो है वो छोटा मोटा कार्य नहीं होता, यह बहुत बड़ा कार्य होता है। अब इसकी कड़ी क्या है, इसकी कड़ी ये है कि देखिए केंद्र की बात करें है ना, सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष इसका कौन रहेगा, अध्यक्ष इसका रहेगा जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त या महापंजीयन है ना। उसके बाद फिर अध्यक्ष के नीचे अच्छा अध्यक्ष जो है वो कहां पर बैठेगा, यह अध्यक्ष जो है यह केंद्र स्तर पर कार्य करेगा। ये कहां पर कार्य करेगा, अध्यक्ष जो है वो केंद्र स्तर पर कार्य करेगा। ठीक है ना। उसके बाद में जनगणना आयुक्त के नीचे राज्य स्तर पर जो कार्य करेंगे, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर जनगणना का जो कार्य करवाने हेतु एक जनगणना निदेशक की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है, जनगणना निदेशक। जनगणना निदेशक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। उसके बाद में फिर जिलों में कार्य आता है, राज्य के बाद फिर जिलों में कार्य, और जिलों में जनगणना का कार्य जो है वो किसको दिया जाता है, जिला जनगणना अधिकारी। किसको, जिला जनगणना अधिकारी। जिला जनगणना अधिकारी। या कह सकते हो आप जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर को दिया जाता है। ये कहां पर देखते हैं, ये जिला स्तर पर कार्य देखते हैं, जिला स्तर पर। ठीक है ना। उसके बाद में फिर जिला के बाद में फिर आता है उपखंड स्तर। उपखंड स्तर पर जो कार्य है वो एसडीएम देखता है।
उपखंड कह लो या ब्लॉक कह लो, है ना, ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पर जनगणना का जो कार्य है कौन देखता है, वो देखता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे उपखंड अधिकारी कहा जाता है ना, उपखंड या ब्लॉक अधिकारी, उपखंड अधिकारी देखता है। उसके बाद में फिर उपखंड अधिकारी के नीचे जो कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं शिक्षक। जनगणना का एक ऐसा कार्य है जो समझदार इंसान ही करा सकते हैं, और आप समझदारी के हिसाब से जानते हैं कि समझदार कौन है, शिक्षक ही। जो देश की नींव का निर्माण करते हैं वो कौन है, शिक्षक। तो सारा का जो फील्ड वर्क होता है, घर घर जाकर जो आंकड़े एकत्रित करने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे शिक्षक मित्र करते हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो असली भूमिका जो होती है वो किनकी होती है, हमारे शिक्षक मित्रों की जनगणना के कार्य में रहती है, ठीक है। तो ये एक जनगणना का ढांचा होता है, केंद्र स्तर से लेकर के एक ग्रामीण स्तर की बात करें, घर घर जाकर के जो कार्य करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे शिक्षक बंधु भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक ढांचा हो गया। उसके बाद में देखा जाए तो कुछ बातें और आती हैं। अभी जनगणना के आंकड़े जो हैं वो हमने स्टार्ट नहीं किए ना, इसमें आंकड़े हम जनगणना के पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इसका परिचय चल रहा है उसको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो जनगणना है कब हुई थी, आप जानते हैं भारत कब आजाद हुआ था, 1947। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब होगी, 1951 में होगी। वर्तमान राजस्थान में प्रथम जो जनगणना है कब हुई थी, वर्तमान राजस्थान की प्रथम जो जनगणना है कब हुई थी, 1961 में करवाई गई थी ना, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान को राज्य का दर्जा कब मिला था, 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। तो वर्तमान राजस्थान की जो प्रथम जो जनगणना है वो कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और भारत की नवीनतम जनगणना जो है वो कब है, 2011 है, ठीक है। तो ये बात और आप याद रखनी है। उसके बाद में फिर हमारे आंकड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि उसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या, लिंगानुपात वगैरह, शिक्षा के आंकड़े भी पढ़ेंगे, है ना, जन घनत्व भी पढ़ेंगे, सारे आंकड़े पढ़ेंगे ना। तो 2-4 आंकड़े और बचे, उन पर और चर्चा कर लेते हैं, फिर बाकी टॉपिक कल पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 कब हुई थी, ये 1951 में, ठीक है। वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1961। क्योंकि आप जानते हैं 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। और भारत की नवीनतम जो जनगणना है ये भी आप जानते हैं 2011 की जनगणना है। भारत की नवीनतम जनगणना कौन सी है, 2011 की जनगणना, ठीक है। मैं वहां पर एक बात बताना भूल गया कि भारत के प्रथम जो जनगणना आयोग थे वो कौन थे, WC बिलाउडिन से। उस बात को हालांकि मैंने बोला था लेकिन उसको लिखाना भूल गया था, तो मैं ये जो अध्यक्ष वगैरह है वो एक साथ में लिखवा दूंगा, है ना। जब जनगणना हम स्टार्ट करेंगे तब इस बात को लिखा देंगे। जनगणना 2011 की बात करें तो भारत की जनगणना के इतिहास की 15वीं जनगणना थी, जबकि भारत की जनगणना के इतिहास की व्यवस्थित जो है वो 14वीं जनगणना थी। और राजस्थान की बात करें तो वर्तमान राजस्थान की 2011 की जनगणना है वो 6ठी जनगणना है, जबकि 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना थी, दूसरी जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी, है ना। लिख लीजिए इन बातों को भी। लिखिए, जनगणना 2011 भारत की जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी। जनगणना
2011 भारत के जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 15वीं थी ना। और जनगणना इतिहास की 14वीं व्यवस्थित जनगणना है ना, लिख लीजिए। जनगणना 2011 भारत के जनगणना इतिहास की 14वीं व्यवस्थित जनगणना थी। व्यवस्थित कह सकते हो, 10 की कह सकते हैं ना, 10 की लिख लो, 14वीं 10 की जनगणना थी ना। उसके बाद में जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, लिख लीजिए। जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं जनगणना। और जनगणना 2011 जो है वर्तमान राजस्थान की 6ठी जनगणना है, लिख लीजिए। जनगणना 2011 वर्तमान राजस्थान की 6ठी और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है ना, तो इस बात को भी लिख लीजिए। जनगणना 2011 21वीं सदी की या शताब्दी की दूसरी जनगणना है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी और बातें भी बची हुई हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।